उस दिन दोनों ने अपने अपने काम से छुट्टी ली थी। कई दिनों से दोनों ने एक फैसला लिया था कि वे अपने मकान में रहेंगे, क्योंकि आंटी का रिटायरमेंट करीब था और अंकल भी अपनी सेहत के चलते कचहरी के अपने काम को ज़्यादा नहीं ले रहे थे। शुगर होने के चलते थक जाते थे अंकल और आंटी को। हालांकि आंटी के अनुज के बच्चों का पूरा प्यार और अपनत्व मिल जाता था, लेकिन वास्तविकता में दोनों ही एक दूसरे का सच्चा सहारा थे। पारिवारिक मूल्यों को बखूबी समझने वाले अंकल ने अब तक जो कमाया सारा का सारा अपनी माँ और अपने भाई भतीजों को ही दिया था। आंटी एक निजी विद्यालय में नौकरी थी, उसी से उनका घर खर्च चल रहा था। इसी सब के चलते दोनों ने किराए में मकान को छोड़कर अपने पुश्तैनी मकान के फर्स्ट फ्लोर के अपने कमरे में जाकर रहने का फैसला लिया था। लगभग 30 वर्षों पहले दोनों किराए के मकान में आ गए थे। आंटी जब से ससुराल में ब्याह कर आई थी, वहाँ उन्होंने कलह क्लेश झगड़े जैसा माहौल ही देखा था। घर के किसी भी सदस्य का व्यवहार अच्छा नहीं था। ताने, उलाने, मारपीट, भद्दी भाषा और चरित्रहीनता जैसे उनके आचरण से तंग आकर ही अंकल और आंटी ने एक दिन अपना ज़रूरी सामान बांधा और एक रिक्शा में सवार होकर घर से निकल पड़े। मानसिक अशांति से थोड़ी राहत तो पाई, लेकिन बहुत सी कठिनाइयों से उन्हें दो चार होना पड़ा, क्योंकि उनके पास पलंग बर्तन कुछ भी नहीं था। हर चीज़ पर घर वालों ने अधिकार जमा रखा था। वह घर नहीं, मुसीबतों का एक अड्डा नजर आता था। पानी की एक बूंद को तरसते थे। आंटी एक संपन्न परिवार से ऐसी ससुराल में आई थी जहाँ तमीज़ और तहजीब नाम की चीज़ कोई नहीं जानता था। अंकल की माँ को चुगलखोर औरत के रूप में सारा मोहल्ला जानता था। अंकल ने जब अपनी आंखों से देखा, कानों से सुना कि किस तरह घर के लोग आंटी के नाक में दम करते हैं जब वे घर पर नहीं होते हैं, तब उन्हें यकीन हुआ कि वास्तव में घरवाले बदतमीजी की सारी हदें लांघ चुके हैं। किराए के मकान में आ जाने के बाद भी अंकल आंटी अपने पुश्तैनी मकान में बराबर आते जाते थे, हर मौके पर मौजूद रहते। वहाँ अपनत्व या इज्जत नाम की कोई बात ही नहीं थी। तब भी अंकल पारिवारिक मूल्यों के पक्षधर और बेहद सरल स्वभाव के धनी होने के नाते अपनी जिम्मेदारियों की अनदेखी कभी नहीं करते थे। अधिकार शब्द को तो अंकल ने जैसा भुला ही दिया था। अधिवक्ता थे तो रोजाना कचहरी आना जाना रहता था। जाते और आते रोज अपनी माँ के पास रुकते थे। हर तरह की मदद करने को तैयार रहते। खुद कितनी भी तंगी में हो, माँ को हमेशा बिना मांगे ही रुपए पैसे देते थे। बिजली के बिल, राशन, सब कुछ के लिए। ये उनकी सादगी कहे, माँ की चतुराई, या कहे अंकल की दूरदर्शिता। आंटी की जहाँ तक बात है, ससुराल वालों के साथ रहते समय बहुत सारे कटु और कसक देने वाले अनुभव उन्हें वहाँ मिले थे। विवाह के कुछ समय बाद ही, अभी आंटी नई नवेली ही थी कि उनके सास ससुर ने एक दिन उनके कमरे में आकर उनसे उनके सभी जेवर उतरवा लिए थे जो अलमारी में थे। वे भी सारे ले लिए, इस वादे के साथ कि जल्दी ही लौटा देंगे। अब की आंटी का सारा स्त्रीधन वे लोग ले ही चुके थे, तो अब उनको उनसे वास्ता भी क्या रखना था। अब वो देनदार थे, सो जितना हो सकता था उतना परेशान करते थे। इसी बीच आंटी के पियर पक्ष से बड़ी रकम लाखों में उधार मांग ली। लौटा देने की शर्त पर आंटी ने अपने पियर पक्ष को कभी भी अपनी आप बीती नहीं बताई थी। एक तो आंटी को संस्कार ही ऐसे मिले थे कि वे स्वभाव से ही गंभीर थी और दे ही देंगे तो उन्हें क्यों कहना जैसा भाव भी मन में था। अंकल को भी आंटी ने बहुत दिनों बाद बताया कि सारे जेवर आपके माता पिता ने ले लिए। अंकल ने जरा भी आशंका नहीं जताई, सोचा कोई बात नहीं, दे देंगे वापस।
उधर आंटी के माता पिता ने अपना धन वापस नहीं मांगा, मांग ही नहीं सके। अपने दामाद के लिए उनके मन में सम्मान और प्यार था, इस कारण आंटी का पियर बहुत दूर था। आंटी अंकल खुद ही वर्ष में 1-2 बार मिल जाते थे। बहुत आहत मन से अंकल आंटी उस घर से निकले थे, लेकिन अब समय का लंबा फर्क और मजबूरी उन्हें फिर वहाँ ले जा रही थी। किराया नहीं दे सकेंगे, सो अपने कमरे में जाने का विचार किया। आंटी ने अंकल से कहा, आप कल उधर जाओगे तो अपना कमरा खोल आना, मैं साफ करने के लिए जाऊंगी, फिर ज़रूरी सामान रख आएंगे। अंकल ने कहा, ठीक है। अगले दिन अंकल ने अपनी माँ से कहा, माँ, अब हम अपने कमरे में लौटने का विचार किया है, क्योंकि आपकी बहू रिटायरमेंट के करीब है। मकान का किराया देना मुश्किल होगा। सेहत की वजह से मैं भी वकालत का काम कम ही लेता हूँ। अंकल की बात सुनते ही माँ को तो जैसे सांप सूंघ गया हो। बिना जवाब दिए घर से बाहर निकल गई। अंकल अपने घर आ गए। आंटी ने कहा, कमरा खोल आए क्या? अंकल ने कहा, नहीं, कल चलेंगे, तब कमरा झाड़ देना तुम। अगले दिन अंकल माँ के पास रोज़ाना की तरह जा बैठे और कहा, माँ, आपकी बहू को अभी साथ ला रहा हूँ, कमरा साफ कर जाएंगे और कल रविवार है, कल से यही आ जाएंगे हम आपके पास। अंकल की बात सुनते ही आसपास के कमरों से सारा कुनबा ही जैसे कूद पड़ा। बरामदे में पहले से सभी जमा थे। अंकल रोज़ाना इसी समय आया करते थे। बेटी और दामाद को भी बुला रखा था। छोटे बड़े सभी इकट्ठा थे। कोई कुछ बोले इससे पहले अंकल ने फिर कहा, माँ, क्या बात है, बोल नहीं रहा कोई? इतने में बिजली सी कड़कती कर्कश आवाज़ में बोलते हुए अंकल की माँ अंकल पर टूट पड़ी। अंकल को धकियाती हुई बाहर के दरवाजे तक ले गई। बहन, जीजा ने धक्के मारे। भाइयों ने जलकटी कही। भाभियाँ मुस्कुरा रही थी। अंकल अचानक हुए इस हमले को सह न सके, कुछ समझ न सके और लड़खड़ा कर नीचे गिर पड़े। माँ व बहन ने गिरने पर भी धक्के दिए। अंकल का बाजू हिल गया, पैन घुटने से फट गई। इस अजीब व्यवहार पर अपमान ने अंकल का दिमाग घुमा दिया। पगड़ी उतरकर दूर जा गिरी। अंकल अकेले उठ पाने की हालत में नहीं थे। किसी तरह सीढ़ी पकड़कर उठे और अपने घर पहुँचे। बदहवास, परेशान, लज्जित और चुप, वे तत्काल बोलने की स्थिति में नहीं थे। आंटी ने उन्हें देखा तो सहम गई और प्रश्नों की झड़ी लगा दी। किसी भी प्रश्न का कोई जवाब अंकल नहीं दे रहे थे। आंटी ने खाना परोसा। अंकल ने नहीं खाया। आराम करने को कहकर करवट ले ली। आंटी को काटो तो खून नहीं, अंकल ही सेहत को लेकर वैसे भी हर वक्त चिंता में रहती थी। और आज क्या हुआ, क्यों नहीं बताते? ऐसे में स्वाभाविक ही था चिंता का बढ़ना। आंटी ने देखा कुहनी तथा घुटने छिले थे, पैंट फटी थी। अब तो यही अनुमान लगाया कि स्कूटर तेज चलाया होगा, पर मन नहीं माना। अंकल कभी तेज चलाते ही न थे स्कूटर। चोट आखिर कैसे लगी होगी? कहीं खड्डों वाली सड़क पर स्कूटर फंस गया होगा। कहते हैं कि जब स्नेह, प्रीति, लगाव का दायरा छोटा हो तो वह एक पर ही केंद्रित हो जाता है। आंटी की कुछ ऐसी ही स्थिति थी। अंकल ही उनके पास थे। जीवन साथी से लगाव होना स्वाभाविक भी है, फिर दोनों का साथ, तीसरा तो कोई जब तब ही पास आता। अधिकतर तो दोनों अकेले ही होते थे। अंकल से आंटी ने सब जानना चाहा, पर अंकल शायद सोए तो थे ही नहीं। सुबक रहे थे, रो रहे थे, तकिया आंसुओं से भीग गया था। बहुत मनुहारे करने के बाद अंकल ने बताया, मैं गया था उस घर में, किंतु अब हम कभी वहाँ नहीं जाएंगे, कभी भी नहीं। आखिर क्यों? आंटी ने तुरंत जानना चाहा था। अब आशंकाओं ने आंटी के मन को घेरना शुरू कर दिया था। आशंकाओं को आधार भी मिलने लगा था। भीतर ही भीतर जिस घर में उचित सम्मान कभी नहीं मिला, बड़े होने के नाते भी नहीं,
वहाँ तो कुछ भी गड़बड़ हो सकती है। ऐसा आंटी के मन में विचार उठ रहा था। अब अंकल ने सारी बात बताई, लेकिन रोते हुए, सुबकते हुए। अंकल के चेहरे पर मन की पीड़ा को साफ पढ़ा जा सकता था। आंखों से मानो दिल का दर्द टपक टपक पड़ा रहा था। सारी आप बीती बताई। आंटी अंकल को दुखी देखकर तड़प उठी, किंतु खुद को रोका। ये वक्त अंकल को सहारा देने का है, सताने या सुनाने का नहीं। अब जबकि अंकल खुद भुगत कर आए हैं, तो क्या बचा है कहने सुनने को। अब तो उन्हें माँ की भक्ति से मिले रिजल्ट का साक्षात अनुभव हुआ है। जिन भाइयों ने कभी भैया कहकर बुलाया भी नहीं, उन्हें अंकल ने कहाँ सहारा नहीं दिया। एक को तो सरकारी नौकरी भी अपनी जान पहचान के बूते परीक्षा के प्रश्न पत्र पूर्व में ही बताकर दिलवाई, जैसे तैसे। शेष की आर्थिक मदद, कानूनी मदद करते रहे। आज उन्होंने ठोकरें मारकर बाहर कर दिया था। आंटी ने अंकल को सहारा दिया, हमें जाना ही नहीं वहाँ। आप चिंता न करें, आपके साले साली कितना पूछते हैं आपको, हमेशा मदद के लिए खड़े रहते हैं, सो परेशान नहीं होना है। बस इस बात को यही रोको। आंटी अंकल की सेहत न बिगड़ जाए, इस बात से भीतर ही भीतर डर रही थी। इसके बाद अंकल हमेशा गुमसुम रहने लगे थे। काम पर जाते, जल्दी घर आ जाते। फिर एक दिन बहुत कठिन घड़ी आई। अंकल कचहरी में बेहोश होकर गिर गए। आंटी के भाई को सूचना मिली तो फौरन उन्होंने संभाला, अस्पताल पहुंचाया। सभी जांचें हुई। अंकल को बीते दिनों अपने से मिलने प्रताड़ना के कारण गहरा आघात पहुंचा था। विश्वासघात के शिकार हुए थे वे। सूचना तो उनके घर वालों को भी दी गई, किंतु किसी ने हाल जानना जरूरी नहीं समझा। वे ही तो गुनहगार थे, वे क्यों आते पूछने। पक्षपातिनी माँ व बेरहम बहन किसी को दुख नहीं हुआ। अपने ही घर के सदस्य के बीमार होने का। आंटी नौकरी पर थी, लौटी तो बहुत दुखी हुई। उनकी व्यथा का कोई पारावार न था। आते ही अंकल से लिपट गई, सब पूछ डाला भाई से। चिकित्सक से रिपोर्ट पड़ी। अंकल अपने साथ घटित उस अपमानजनक व्यवहार को याद करे भी तो कैसे। कटु सत्य से सामना हुआ था उनका। एक बहुत बड़े राज से पर्दा उठा था। मन में चल रही उठापटक ने अंकल को असामान्य हालत में पहुंचा दिया था। अंकल रह रह कर यही बुदबुदाते, मैंने बिगाड़ा क्या है उनका। लगभग 8 माह तक ससुराल वालों की सेवा से अंकल थोड़ा स्वस्थ हुए। एक दिन अंकल के पास उनका एक नज़दीकी रिश्तेदार फुफेरा भाई आया और कहने लगा, तुम्हारा पुश्तैनी मकान वे लोग बेच रहे हैं। ऐसी भनक मुझे लगी है। अंकल के साथ हुए अमानवीय व्यवहार का उसे पता था। उसने आगे कहा, तुम्हें कानूनी मदद लेनी चाहिए। अब क्योंकि अपने पुश्तैनी घर में वे जा नहीं सकते थे, सो याचिका लगाकर न्याय दिलाने की व घर में अपना हक लेने की अपील की। पहली पेशी पर ही सारा राज जाहिर हो गया। अंकल की माँ, भाई सब मिलकर कचहरी में आए। वकील के माध्यम से अंकल के हाथ की लिखी दस्तबरदारी के सरकारी कागजात पेश कर दिए। वह भी 15 वर्ष पूर्व की गई समस्त कार्यवाही के केस वही खत्म हो गया। जब खुद ही अपना हक छोड़ने को लिख दिया तो अब कोई प्रावधान ऐसा न बचा था कि आगे सुनवाई हो। अंकल अनजान थे इस कटु सत्य से। यदि जानते होते तो केस ही क्यों लगाते भला। खुद अधिवक्ता होकर भी माँ की चाल न समझ सके, क्योंकि कोई माँ पर ही विश्वास नहीं करेगा तो किस पर करेगा। अब सारा मामला समझ आ गया कि क्यों घर से खदेड़ा, क्यों उन्हें वापस घर आने देना नहीं चाहते थे। उन्होंने सिर्फ मिल्कियत की खातिर यह षड्यंत्र रचा था। मिलकर आपस में बांटना था। घर की कीमत, जमीन जायदाद सब बहुत पहले ही लिखवा ली थी, बेच भी दी थी। ये राज भी खुल गए। अंकल के पास कुछ नहीं था,
ऐसे आस्थान के सांप निकले अंकल के अपने। और माँ की ऐसी घिनौनी हरकत को क्या कहा जाए। क्या इस बेटे को पैदा नहीं किया था, या आसमान से गिरा था, या इस बेटे को उसकी सरलता या ईमानदारी का ये इनाम दिया गया था। अपनों द्वारा दी गई ऐसी सज़ा जिसे दिल पर ले लिया अंकल ने। शहर भर के शुभचिंतक अंकल का हालचाल पूछते रहते हैं। आंटी के प्रीतुगृह के भाई बहन ने तन मन धन से अंकल की सहायता सेवा की। यदि इन लोगों का सहारा न होता तो पता नहीं क्या हाल होता दोनों का। एक वे अपने हैं जिन्होंने मार कर फेंका, एक ये पराए हैं जिन्होंने संभाला ही नहीं, सहारा भी बने हैं। अनेक लोग अंकल के परिजनों को लानतें दे चुके हैं, सामाजिक बहिष्कार कर चुके हैं उनका। तब भी धन की लालसा में घिरे हुए लोग एकजुट हैं। उनके लिए तो एक ही बात अर्थ रखती है, बाप बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपया। हंसते मुस्कुराते दंपति की हंसी छीनकर आज वे पुश्तैनी मकान की करोड़ों की कीमत पाने को प्रयासरत है। भविष्य के वे लखपति अपने इस अनमोल हीरे के हृदय को चूर चूर करके कितने आनंद में है, और इधर अपनों द्वारा विश्वासघात की मार सहकर न केवल घर में बल्कि एक ही कक्ष में कैद होकर रह गए हैं। अंकल आंटी, ये कैसा समाज है, कैसा न्याय है।